हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट 4 में आपका वेलकम है। इस चैप्टर में पार्ट 3 तक अपलोडेड है हमारे चैनल पर। एंड क्या क्या टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर 9 में इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, जिसमें हमने कंप्लीट रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था मिरर इक्वेशंस के साथ। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन होता है, ये हमने टोटल कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने अपरेंट डेप्थ, नॉर्मल डेप्थ, लेटरल, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्केल्स में क्या होता है, ये सीख लिया। फिर जो अभी पार्ट 3 हमने अपलोड किया है उसमें हमने TIR पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें TIR के बारे में पढ़ा था कि कैसे एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जब जाती है तो अगर एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल इजिकल्स टू हो जाता है 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। फिर अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था यहाँ पर, जिसका हमने क्रिटिकल एंगल भी देखा। डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको समझाया था, एक लेजर लाइट का मिल्क को मिक्स करके, ठीक है, वाटर में। एंड कुछ इसकी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस देगी, जैसे प्रिज्म एंड ऑप्टिकल फाइबर। फिर इसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, ठीक है, एक्सरसाइज के। तो ये पार्ट हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके बाद अपना जो लेफ्ट पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है इस चैप्टर 9 में, तो वो है अपना रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस एंड बाई लेंसेस, ठीक है, जिसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन एट अ स्पेरिकल सरफेस क्या होता है। ठीक है, स्पेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन, प्लेन सरफेस से देखा अभी हमने, अब रिफ्लेक्शन देखेंगे स्पेरिकल सरफेस से। फिर रिफ्रैक्शन बाई अ लेंस, तो लेंस कॉनकेव, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो इससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्या फॉर्मूला बनता है। एंड जो मेन टॉपिक है इसमें, जो मेन वो है डेरिवेशन, वो है इसका लेंस मेकर फॉर्मूला। ये लिखा है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। फिर जो आने वाले वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं वो होगा पावर ऑफ लेंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड कॉन्टैक्ट्स, कैसे दो या दो से ज़्यादा लेंसेज हम यूज़ करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे पावर कैसे निकलती है। फिर प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट अपना होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये दो टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो इतना पार्ट हमारा फिर रह जाता है, ठीक है, जिसको हमें आने वाले वीडियोस में पढ़ना है। तो आज का वीडियो बहुत खास है, ठीक है, क्योंकि आज के वीडियो से हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो एक बहुत ओपन हो जाएगा, क्योंकि जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स है वो सब रिफ्रैक्शन एंड स्पेरिकल सरफेसेस एंड बाई लेंसेस में है। ठीक है, कि लेंसेस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो पेन कॉपी निकालें एंड मेरे साथ स्टार्ट करें। सो नोट करेंगे सबसे पहले आज का हेडिंग क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। एंड इससे पहले के सभी वीडियोस 1 2 3 आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, बस क्लिक करना है, आपको मिल जाएंगे वीडियोस, ठीक है। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेसेस एंड बाई लेंसेस। दोस्तों, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है अभी तक बच्चों के साथ कि बच्चे TIR तक हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है, लेकिन TIR के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, अक्सर बच्चे ये जो टॉपिक्स है रिफ्रैक्शन, स्पेरिकल सरफेस लेंसेज, यहाँ पर थोड़ा सा अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं ढंग से, और इन टॉपिक्स से फिर आगे के टॉपिक्स भी क्या कर लेते हैं, अपने खराब कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बस आपको इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। जैसे आज के वीडियो पे अगर आप बढ़िया से फोकस करते हो
तो सही में आपका जो ऑप्टिक्स का एक बेसिक्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब लाइफ टाइम आगे के लिए अगर आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर पढ़ते हैं, आगे स्टडी करते हैं, तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल टॉपिक्स होंगे। तो पहले हम थोड़ा नोट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो आप भी साथ में नोट करें। वी हैव, थोड़ा समझेंगे अब तक की बात को। वी हैव सो फार कंसिडर्ड रिफ्रैक्शन, आप भी नोट करें। वी हैव सो फार कंसिडर्ड रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन इंटरफेस, ठीक है। ये जो पैराग्राफ लिख रहे हैं इसमें हम वह बातें करेंगे जो अब तक हमने सीखी है। तो अभी तक हमने रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन इंटरफेस देखा कि कैसे एक लाइट आती है, ठीक है, एंड एक प्लेन सरफेस पे, जैसे यहाँ पर भी देखें, एक प्लेन सरफेस पे कैसे एक इंसिडेंट लाइट आती है, रिफ्रैक्शन हो जाती है टुवर्ड्स, ठीक है। अगर डेंसर मीडियम में, फिर अगर लाइट बेंड हो जाती है अवे, अगर वह रियर मीडियम में जाती है, तो है ना। तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन इंटरफेस हम जानते हैं क्या होता है, बहुत ही आराम से सीखने वाले हैं। तो वी शैल नाउ कंसीडर रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल इंटरफेस। तो हमने प्लेन इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन देख लिया। अब स्फेरिकल इंटरफेस पे हमें रिफ्रैक्शन देखना है, ठीक है, बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। मतलब अभी तक जो हमने रिफ्रैक्शन देखा वो क्या देगा, एक प्लेन सरफेस पर देखें, ये प्लेन सरफेसेस है ना, इस पर रिफ्रैक्शन देगा। अब यही सरफेसेस अगर स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, या हम बात करें स्फेरिकल सरफेसेस की, तो वह रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है आज। तो समझ में आ गया पढ़ना क्या है हमें, स्फेरिकल सरफेसेस से होने वाला रिफ्रैक्शन। दो ट्रांसपेरेंट मीडिया, यहाँ भी दो मीडियम होंगे, ठीक है, एक रेयर होगा एक डेंसर होगा। एन इनफाइनाइट स्मॉल, जब ये वर्ड आता है इनफाइनाइट स्मॉल, तो इसका मतलब है बहुत ही छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं। एक इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस कैन बी regarded as planar। दोस्तों एक बहुत बड़े स्फीयर का अगर एक छोटा सा पार्ट हम बात करें, एक बहुत बड़ा स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, बहुत बड़ा स्फीयर है, उसका अगर एक छोटा सा पार्ट हम लेते हैं तो उसको हम प्लेनर कंसिडर कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा अगर पार्ट है तो उसका एक छोटा सा पार्ट, इनफाइनाइट एक स्फेरिकल सरफेस का बहुत बड़े पार्ट का छोटा सा पार्ट अगर हम लेते हैं तो वह एक प्लेनर को कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम प्लेनर मान सकते हैं। एंड सेम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन can be applied at every point on the surface। एंड जो हमने लॉ सीखे हैं, हमने स्नेल्स लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वह सेम लॉ अप्लाई कर सकते हैं हम हर पॉइंट पर उस सरफेस की। तो अभी तक हमने वी हैव सो फार कंसिडर रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन इंटरफेस सीख लिया है। अब हमें सीखना है रिफ्रैक्शन
एट अ स्फेरिकल इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, ठीक है। एक इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस को हम रिगार्डेड एज अ प्लेनर, एक छोटे से पार्ट को स्फेरिकल सरफेस को हम मान सकते हैं प्लेनर, एंड उस पर सेम लॉ अप्लाई कर सकते हैं जो हमने प्लेन सरफेसेस के लिए पढ़े हैं। वी फर्स्ट कंसीडर्ड रिफ्रैक्शन by a single spherical surface। पहले हम कंसीडर करेंगे रिफ्रैक्शन बाय ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस, तो एक स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है। एंड फॉलो इट बाय थिन लेंस, देन उसके बाद हम थिन लेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमें क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो यहाँ हम आज इस वीडियो में दो चीजें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट कंसीडर रिफ्लेक्शन बाय ए स्फेरिकल सिंगल स्फेरिकल सरफेस, एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस से, ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बाई फॉलोड बाई इट थिन लेंस, फिर रिफ्रैक्शन बाई थिन लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। थिन लेंस क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस तो आप समझ गए, ठीक है, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, एक स्फीयर का पार्ट। थिन लेंस क्या होता है, तो थिन लेंस के बारे में लिखेंगे। थिन लेंस, लेंसेज हम यूज करते हैं सभी लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे। थिन लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाई टू surfaces at least one of which should be spherical। सो देखें, स्पेरिकल सरफेस आप समझ गए, इस तरीके का सरफेस क्या होगा, स्पेरिकल होगा, ठीक है। ये कैसा सरफेस है, स्पेरिकल, तो इससे रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है। फिर थिन लेंस क्या होगा, थिन लेंस ऐसा हो सकता है जिसका कम से कम एक जो पार्ट है, ठीक है, एटलीस्ट एक सरफेस उसका वह स्पेरिकल होना चाहिए। जैसे एक प्लेनर है तो ऐसे एक स्पेरिकल हो सकता है, ठीक है, या फिर एक प्लेनर है तो एक इस तरीके से स्पेरिकल हो सकता है, ठीक है, या दोनों स्पेरिकल हो सकते हैं, ठीक है, या दोनों इस तरीके से स्पेरिकल हो सकते हैं। तो ये सभी कंसीडर किए जाएंगे थिन लेंस में, एंड ये हो जाएगा अपना स्पेरिकल सरफेस। तो पहले हम रिफ्रैक्शन इससे पढ़ने वाले हैं और फिर रिफ्रैक्शन इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर कॉमन नजर आ रही है कि इन सब में रिफ्रैक्शन थिन लेंसेज में एक स्पेरिकल सरफेस एक तो होगा ही, एक या दो भी हो सकते हैं। तो अगर हम एक स्पेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन सीख जाए तो हम एक से इससे 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 सबसे समझ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले स्पेरिकल सरफेस से पढ़ने वाले हैं। तो थिन लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम होता है। ये सभी ग्लास से या, ठीक है, अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनने वाले ऑब्जेक्ट होंगे लेंसेस। तो अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर इमेज फॉर्मेशन by a single spherical surface successively at the two surface of a lens।
तो अगर हम अप्लाई द फॉर्मूला फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस सक्सेसिवली एट द टू सरफेस ऑफ ए लाइन, अगर हम एक स्फेरिकल सरफेस से इमेज फॉर्मेशन समझ जाते हैं, ठीक है, जैसे इससे इमेज फॉर्मेशन सीख गए, तो फिर हम सक्सेसिवली, जैसे यहाँ पर टू स्फेरिकल पार्ट्स हैं, तो अगर एक से सीख गए तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, वही फॉर्मूला दोबारा से यहाँ यूज करेंगे, तो इससे भी इमेज फॉर्मेशन सीख सकते हैं लेंस से, ठीक है। वी शैल ऑब्टेन द लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड देन द लेंस फॉर्मूला, फिर हम इससे लेंस मेकर फॉर्मूला सीखेंगे एंड देन द लेंस फॉर्मूला। चलो लेंस से एक चीज पूछते हैं आपसे, क्या आपको ये पता है, ये तो स्फेरिकल सरफेस है, ये सभी थिन लेंसेज है, लेकिन इन थिन लेंसेज के क्या आपको नाम पता है? तो देखिए इनके सरफेसेस से इनके नाम बताते हैं, जैसे ये कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या है ये, एक साइड इसकी प्लेन है, एक कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। यह हो जाएगा अपना प्लेनो, एक प्लेन है और एक कॉनकेव है, तो प्लेनो कॉनकेवो, ठीक है, लेंस प्लेनो कॉनकेवो लेंस। यहाँ पर क्या प्लेन है, कुछ भी नहीं, दोनों कैसी है, कॉन्वेक्स, तो यहाँ हम बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे, दोनों सरफेसेस कैसी हैं, डबल कॉन्वेक्स, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस। और इसको क्या बोलेंगे बताएं, डबल, दोनों कॉनकेव है, डबल कॉनकेवो लेंस, ठीक है। अब दोस्तों जैसे हम अपने आइस की बात करें, ठीक है, तो अगर हमारी आइस में कोई डिफेक्ट आता है तो हम लेंसेज का यूज़ करते हैं, है ना। लेंसेज क्या करती है, इमेज फॉर्मेशन बनाती है, इमेज फॉर्मेशन काम करती है। तो एक सही लेंस बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो वह फॉर्मूला अभी आज हम इसमें सीखने वाले हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। आपको सीखने के बाद काफ़ी बढ़िया फीलिंग आएगी लेंस मेकर फॉर्मूला को, लेकिन उसके लिए पहले हमें रिफ्रैक्शन सीखना पड़ेगा बाय ये स्फेरिकल सरफेस से, ठीक है। तो पहले यहाँ ध्यान देंगे आप, क्योंकि बेसिक पकड़ेंगे तभी एडवांस समझेंगे ना। तो रिफ्रैक्शन एटा, सबसे पहले ये नोट करें, स्फेरिकल सरफेस, तो आपने नोट कर लिया होगा रिफ्रैक्शन एटा स्फेरिकल सरफेस। चले तो एक स्फेरिकल सरफेस बनाए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाएं, एक स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं, ठीक है। फिर हमेशा की तरह जैसे एक लाइन आती है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लें, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद एक बात समझें, जैसे इसको हम यहाँ से इस तरीके से बाउंड कर रहे हैं, ठीक है, एंड ये अंदर बिल्कुल हल्का हल्का शेड कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल हल्का, ठीक है, दिखेगा भी नहीं इतना हल्का, ठीक है। ये इसलिए शेड कर रहे हैं ताकि ये आपको लगे, ये पता चल जाए आपको कि यहाँ पर एक मीडियम होगा बाहर N1, और इसके अंदर इनफाइनाइटली आगे तक बढ़ता हुआ एक मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा N2, ठीक है। सभी बातें लिखेंगे अभी, लेकिन पहले समझ लें। तो ये N1 है और ये स्पेरिकल सरफेस से अंदर जो मीडियम है, ठीक है, जिससे स्पेरिकल सरफेस बना है, ये आगे तक समझे इसको, ये है N2। अब क्योंकि ये एक स्पेरिकल सरफेस है, तो ये हर स्पेरिकल सरफेस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं यहाँ C है। क्या है ये, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, अगर हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है, इसको ट्राई करना, बनाने की कोशिश करना साथ साथ, तो इससे एक इंसिडेंट लाइट जाती है, ठीक है, एंड यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा तो ये हो जाएगा अपना नॉर्मल एन, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल एन पॉइंट, ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन। तो यहाँ से ये क्या करेगी बताएं, अभी बताया था जो लॉज प्लेन सरफेसेस के लिए है वही स्फेरिकल सरफेस के लिए है। तो रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा इसका एंगल आई,
ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से और इंसिडेंट से बनता हुआ एंगल साथ साथ बना है, एंगल आई हो जाएगा। तो इससे ये रिफ्रैक्ट होके क्या हो जाएगी, एंगल आर पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, जो नॉर्मल और रिफ्रैक्शन में बनेगा, ठीक है। एंड कहीं यहाँ पर आके ये इस प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेगी, ठीक है। फिर एक रे ऑफ लाइट हम यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से भेजते हैं, ठीक है, जो इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मल है, तो एंगल जीरो है, तो एंगल फिर से जीरो आ जाएगा। तो वही यहाँ से शो करिए कि ये लाइट आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आगे जा रही है। अब जब दो लाइटें, जब दो रिफ्रैक्टेड लाइट आपस में मीट करेंगी तो वहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इस पॉइंट पे हम क्या बनाएंगे, इमेज आई। तो यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ इमेज आ गई, ठीक है। अब एन, ये जो पॉइंट है एन, यहाँ पर जो हम लाइट स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, नॉर्मल ये एन पॉइंट है। एन से अगर हम एक परपेंडिकुलर यहाँ बनाते हैं तो एम एक डिस्टेंस एक एम पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर आता है, ठीक है, जो इसके पोल के पास होगा एक तरीके से। फिर पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है, जानते हैं आप। पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको अपन यू से कंसिडर करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड पोल से एम पॉइंट से, एम से ही बता रहे हैं, जो डिस्टेंस हो जाएगा इमेज का उसको हम वी बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी इमेज की डिस्टेंस। तो ये क्या सारी बातें आपके समझ में आ गई या नहीं? सिंपल है, कोई ज़्यादा उसमें टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट से लाइट गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, या नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाता है, आपको पता है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है लाइन वो नॉर्मल होती है। फिर यहाँ से ये लाइट गई, बेंड करी टुवर्ड्स द नॉर्मल आर एंगल पे, और यहाँ पॉइंट पे टकराई। एक लाइट हमने प्रिंसिपल एक्सिस से नॉर्मल से भेजी, दोनों लाइटें जहाँ पर मीट करती हैं वहाँ इमेज बन जाएगी, रियल इमेज, है ना। सो स्टार्ट करें, नोट करना इसके बारे में, ठीक है। फिर फॉर्मूला, इसका रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ से। तो फिगर शोज द ज्योमेट्री, इस फिगर के बारे में ही बात करने वाले हैं। द फिगर शोज द ज्योमेट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज आई of an object O on the principal axis of a spherical surface with center of curvature C and radius of curvature R। सो फिगर शो कर रहा है ज्योमेट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज आई की ज्योमेट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ ऑब्जेक्ट है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए सरफेस पर, ठीक है, विथ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ये स्पेरिकल सरफेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सी है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना है, आर, ठीक है। आगे लिखेंगे द रेज आर इंसिडेंट फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 टू another रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। सो दोस्तों, जो रे आर इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मीडियम से, देखिए इस मीडियम में क्या है n1, एंड ये जो स्पेरिकल सरफेस है इसका मीडियम क्या है n2। ये मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। तो और अच्छे से फिगर देखना है, देखिए एनसीईआरटी में फिगर है, ये रहा। ये जो ब्लू कलर से शेड क्यों करा गया है, ताकि ये n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा सकें इसका, ठीक है। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है, n1 मीडियम से, किस मीडियम पे जा रही है, n2 मीडियम पे, ठीक है।
तभी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है अलग अलग मीडियम में। एज बिफोर वी टेक द एपरेचर और द लेटरल साइज। एपरेचर कैसे बोलते हैं दोस्तों बताएं। एपरेचर बोलते हैं इस पार्ट को, इतने पार्ट को हम बोलते हैं एपरेचर। ये जो पार्ट है ना इतना, इसको हम बोलते हैं एपरेचर, ठीक है। एज बिफोर वी टेक द एपरेचर और द लेटरल साइज ऑफ द सरफेस टू बी स्मॉल compared to other distances। सो हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये बहुत ही छोटा होगा। इसका जो साइज है ये बहुत छोटा होगा, एपरेचर का साइज, इन डिस्टेंस के कंपैरिजन में, यू वी और आर के कंपैरिजन में, ठीक है। यू खूब बड़ा होगा, वी खूब होगा, आर खूब होगा, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, ये पार्ट बहुत छोटा होगा एपरेचर का, है ना। इसको आप अपने आई लेंस के हिसाब से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया टू अदर डिस्टेंसेस इन्वॉल्व, तो एपरेचर का साइज बहुत छोटा होगा। अब क्यों होगा, इसका भी रीजन है। सो दैट, ये चीज हम ऑप्टिक्स में सीखते हैं, सो दैट स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जो ऑप्टिक्स है उसमें, कंप्लीट ऑप्टिक्स में, ठीक है, फुल ऑप्टिक्स में आपको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का यूज करना पड़ेगा, कैन बी मेड। स्मॉल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से होते हैं जैसे थीटा टेन थीटा के इक्वल हो जाता है स्मॉल एंगल्स के लिए, ठीक है। साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है, उसको बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। नाउ इन पर्टिकुलर एन एम will taken to be nearly equal to the length of the perpendicular from the point N on the principal axis। We have the part in particular n m will taken to be nearly equal to the length of the perpendicular। n m जो होगा वो nearly equal to the length of the perpendicular मानेंगे, ठीक है, from the point n on the principal axis। तो इस एन एम को क्या मानेंगे, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। एम पॉइंट को आप यही वाला पॉइंट मानेंगे, ठीक है। तो इसको ही एन एम को ही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मानेंगे। अब इतना तो ठीक है। अब समझने वाली बातें आती हैं, ज्योमेट्री अब समझेंगे फॉर स्मॉल एंगल्स। अब क्या आपको ये एंगल समझ में आते हैं या नहीं। तो एंगल्स पहला लिखते हैं हम टेन एन ओ एम, ठीक है। दूसरा आता है टेन एन सी एम, इनकी वैल्यूज खुद से बताएं, टेन एन आई एम। तो टेन एन ओ एम बताएं पहले, टेन एन ओ एम कितना होगा। तो देखें टेन एन ओ एम, एन ओ एम, एन ओ एम यही है। तो यह हो जाएगा एन एम अपॉन ओ एम। क्या हो जाएगा, एन एम अपॉन ओ एम या एम एन अपॉन ओ एम, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं एम एन अपॉन ओ एम। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर, एम एन अपॉन ओ एम बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस। एन सी एम, एंगल एन सी एम देखें, तो इसको आगे बढ़ा लें तो एन सी एम देखेंगे, एन सी एम, एन सी एम ये परपेंडिकुलर डाला था, ठीक है। एन सी एम ये वाला एंगल टेन एन सी एम क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन एम सी। क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन एम सी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एम एन अपॉन एम सी। अब एन आई एम आप खुद से बताएं, एन आई एम क्या हो जाएगा, टेन एन आई एम। तो एन आई एम ये वाला एंगल,
ठीक है, तो ये छोटे के लिए समझ रहे हैं ना। तो एन आई क्या हो जाएगा, एम एन परपेंडिकुलर अपॉन एम आई, परपेंडिकुलर एम एन अपॉन बेस एम आई। तो एम एन अपॉन एम आई। तो दोस्तों समझ गए तीनों एंगल्स, ठीक है। बस अब कुछ नहीं है, अब तो बस कंप्लीट होने वाला है स्फेरिकल सरफेस से। नाउ फॉर ट्राइंगल एन ओ सी, आई इज द एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर, देखिए एक छोटी सी बात सीखना, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। जैसे ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी, एंड ये जो एंगल है बार डी। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल से बार डी, वो इन दोनों एंगल से इक्वल हो जाता है। डी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी लिख सकते हैं, ये होती है एक्सटीरियर थ्योरम, ठीक है। तो ट्राइंगल एनओसी में आप एक्सटीरियर थ्योरम लगाएंगे, आई इज द एक्सटीरियर एंगल। तो ट्राइंगल एन ओ कहाँ है पॉइंट, ओ सी। तो एन ओ सी, ये ट्राइंगल दिख रहा है एन ओ सी, एन ओ सी, इसमें जो आई एंगल है, आई, ठीक है, ये वाला है ये एंगल, इस एन ओ सी में क्या एक्सटीरियर एंगल, तो ये किस किसके इक्वल होगा, एन ओ एम के और एन सी एम के, किसके इक्वल हो जाएगा, एन ओ एम प्लस एन सी एम, ठीक है। तो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू एंगल एन ओ एम प्लस एंगल एन सी एम के इक्वल हो जाएगा। कितना समझ गए। अब आई इज इक्वल्स टू एंगल एन ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, या स्मॉल्स के लिए टेन एन ओ एम को हम एन ओ एम लिख सकते हैं, एंगल एन ओ एम स्मॉल एंगल्स के लिए, ठीक है। तो टेन एन ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एन ओ एम। तो एन ओ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, एम एन अपॉन ओ एम, यही हो जाएगी, एम एन अपॉन ओ एम प्लस एन सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एन अपॉन एम सी, ठीक है। एंड इसको अपन मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इतनी बात समझ गए, ठीक है। सिमिलरली अब आर देखेंगे, ठीक है, एंगल आर। तो एंगल आर को थोड़ा समझना है। एंगल आर, इसको अगर हम देखें तो एंगल आर जो हो जाएगा वह एन सी एम, जो एंगल हो जाएगा एन सी एम, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल होगा, इसके लिए एंगल इस ट्राइंगल के एन आई सी देखे, एन आई सी में एन सी एम क्या है, एक्सटीरियर एंगल, इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एंगल आर प्लस एन आई एम के इक्वल हो जाएगा। तो हम आर इक्वल्स टू एन सी एम माइनस एन आई एम लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल आर और एन आई एम के इक्वल है। तो आर इज इक्वल्स टू एन आई सी, एन आई एन सी एम वैसे एन आई एम माइनस कर दें। तो आर इज इक्वल्स टू, एंगल आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या आर लिख सकते हो एन सी एम माइनस एंगल एन आई एम। फिर से एन सी एम, यहाँ पर टेन एन सी एम कितना है, एम एन अपॉन एम सी, माइनस एन आई एम कितना है, एम एन अपॉन एम आई। इसको अपन लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आर, तो इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। नाउ बाई स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, एन टू अपॉन एन वन इज टू साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। एन टू वन क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो यहाँ एन टू वन को अपन लिख देंगे एन टू अपॉन एन वन, अलग अलग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और साइन आई को अपन लिख सकते हैं आई अपॉन आर। तो यहाँ से आ जाएगा एन वन आई इजिकल्स टू एन टू आर, ये आ गया। एन वन की जगह पर, एन वन रहने दे, आई की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे एम एन अपॉन ओ एम, एम एन अपॉन ओ सी, एंड आर की जगह पे एम एन अपॉन एम सी माइनस एम एन अपॉन एम आई, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे पहले सब्स्टिट्यूटिंग आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो एन वन आई की जगह क्या आ जाएगा, एम एन अपॉन ओ एम प्लस एम एन अपॉन एम सी, एंड
N2 R की जगह क्या आ जाएगा, एम एन अपॉन एम सी माइनस एम एन अपॉन एम आई। समझ में तो आ रहा है ना, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, एम एन यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, N1 अपॉन ओ एम, ठीक है। एंड एम आई वाले टर्म को इधर लेके आएंगे N2 के साथ, तो माइनस है इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा N2 अपॉन एम आई, ठीक है। अब N2 अपॉन एम सी यहाँ पर है, N1 अपॉन एम सी यहाँ पर है, तो यहाँ N2 अपॉन एम सी और N1 अपॉन एम सी, तो दोनों के नीचे एम सी, N2 माइनस N1 हो जाएगा, ठीक है। अब हेयर ओ एम एम आई एंड एम सी represents magnitudes of distances, ठीक है, applying the Cartesian equation, applying the Cartesian sign convention। देखिए यहाँ पर ओ एम एम आई और एम सी, ओ एम ये वाला डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, एम आई इमेज का, एंड एम सी कर्वेचर का डिस्टेंस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीनों मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन हम अप्लाई करेंगे, तो इंसिडेंट के अपोजिट यू है, तो ओ एम को नेगेटिव यू लेंगे, ठीक है, ये इंसिडेंट की डायरेक्शन में ही है, एम सी और आई, तो आर और वी को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ओ एम माइनस यू आएगा, एम आई प्लस वी आ जाएगा, एंड एम सी प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। तो पुट करेंगे N2 अपॉन ओ एम, सॉरी N2 अपॉन एम आई की जगह वी, ठीक है, प्लस N1 अपॉन ओ एम की जगह माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा N1 अपॉन यू, और यहाँ N2 माइनस N1 अपॉन आर। सो फाइनली ये फॉर्मूला आ जाएगा स्पेरिकल रिफ्रैक्शन बाई स्पेरिकल सरफेसेस से, ठीक है, कि N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू, N2 माइनस N1 अपॉन आर। तो इससे हम क्या निकालेंगे, कि जैसे हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, एक स्पेरिकल सरफेस दे रखा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है, उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा, एंड ऑब्जेक्ट हमें बताया जाएगा कि इस डिस्टेंस पर है, तो इमेज का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो किस तरीके का न्यूमेरिकल होगा इसको भी नोट करते हैं। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल 9.5, तो लाइट फ्रॉम अ पॉइंट source in air falls on a spherical glass, surface, n is equals to 1.5 and radius of curvature is equal to 20 centimeter. Full stop. The distance of the light source from the glass surface is 100 centimeter. At what position does the at what position the image is formed? तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, बट प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा क्या है। एक पॉइंट सोर्स से लाइट आती है स्फेरिकल ग्लास सरफेस पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से
लाइट आती है स्फेरिकल ग्लास सरफेस से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है अब एन 1.5, और एयर से आ रही है तो एयर का तो हम 1 मानते हैं, है ना, और ग्लास का हो गया 1.5। एंड ग्लास का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। फिर द डिस्टेंस ऑफ द लाइट फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। अब जो लाइट सोर्स है, ठीक है, जिस पॉइंट से लाइट आ रही है वह 100 सेंटीमीटर है, मतलब यह ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो किस पॉइंट पर एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म्ड, हमें वी फाइंड करना है। तो आप चाहें तो इस तरीके से नोट कर सकते हैं कि गिवन अपन को क्या क्या गिवन है, एन इजिकल्स टू 1.5, ठीक है, इसको हम n2 मान सकते हैं, एंड n1 इजिकल्स टू एयर है, तो ये हो जाएगा 1। फिर r की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स मतलब u हो जाएगा अपना माइनस के 100 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड v अपन को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल क्या यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इजिकल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। n2 कितना है अपना 1.5 डिवाइडेड बाई v माइनस n1 1 अपॉन v कितना है, u कितना 100 सेंटीमीटर माइनस का, तो माइनस 100 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, पता है हमें सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं। फिर n2 1.5 माइनस 1 एंड r 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 1.5 अपॉन v कैलकुलेशन माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 100 इजिकल्स टू 1.5 में जब 1 माइनस करेंगे तो 0.5 अपॉन 20, तो 1.5 अपॉन v इजिकल्स टू, इसको इधर भेजते हैं, तो 0.5 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 100, तो 1.5 अपॉन v इजिकल्स टू, यहाँ 20 है यहाँ 100 है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 100, तो दोनों के नीचे 100 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जो 25, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो 2.5 हो जाएगा माइनस 1, तो 1.5 ओवर v इजिकल्स टू 1.5 ओवर 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से v इधर जाएगा, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 1.5 इंटू 100 अपॉन 1.5 v, तो v दोस्तों आ गया अपना 100 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा v, और 100 में प्लस लगा देंगे ताकि ये पता चल जाए कि इमेज ग्लास सरफेस के दूसरी तरफ बन रही है, ठीक है। द इमेज इज फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्लास सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इमेज क्या बन रही है 100 सेंटीमीटर ग्लास सरफेस पे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो स्पेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ गया कि एक स्पेरिकल सरफेस से अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, ठीक है, और लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होगी और कैसे इमेज बनाएगी। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू n2 माइनस n1 अपॉन आर, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला मेनली याद रखना है वैसे, n1 अपॉन ओ एम, n2 अपॉन एम आई, n2 माइनस m1 अपॉन एम सी। जैसे n1 अपॉन जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है अपॉन ओ एम करना है, ठीक है, फिर n2 अपॉन जो इमेज की डिस्टेंस है एम आई, फिर n2 माइनस n1 जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वह करना है। क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय लेंस, ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर रिफ्रैक्शन बाय लेंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट रिफ्रैक्शन बाय लेंस के लिए हमें रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस बढ़िया से समझ में आना चाहिए, ठीक है, तभी आप रिफ्रैक्शन बाय लेंस सीख सकते हैं। चलें तो रिफ्रैक्शन बाय
लेंस। अब लेंस का रिफ्रैक्शन समझने के लिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक हम बनाते हैं यहाँ पर, साथ साथ बनाइएगा, है ना। यहाँ हम बनाते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर। क्या बनाया है एक हमने, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में एक एक्सिस बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर आपने बना लिया, ठीक है। इसका एपरेचर ए से सी तक रख देते हैं, ये इतना एपरेचर है ए से सी तक। फिर हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। नाउ अब ऑब्जेक्ट अगर अपना यहाँ पर रखा हुआ है वो पॉइंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, वो पॉइंट पर। तो यहाँ से लाइट जाएगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। एंड यहाँ से एक सिंपल डायग्राम बना रहे हैं पहले हम, एक इमेज बन जाएगी यहाँ पर अपनी आई। क्यों, क्योंकि एक हम लाइट यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से ही भेजेंगे, ठीक है, जो कि यहीं से सीधे जाएगी। एंड दो रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ मिल जाती है वहाँ इमेज बन जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई। कितना सिंपल डायग्राम है ना। थोड़ा सा लिख लें यहाँ पर, n1 इसका नॉर्मल हो जाएगा, n2 इसका नॉर्मल हो जाएगा। एक बात समझें, ठीक है। इन दो पॉइंटों को बी और डी मान लें। एंड ये चीज़ें तो आप समझते हैं पहले से, कि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से। एंड ये इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये हो गया अपना डायग्राम कंप्लीट। हाँ, अब एक क्वेश्चन बताएं पहले, क्योंकि अगर रिफ्रैक्शन बाई लेंस हमें सीखना है, इस लेंस से हमें इमेज बनाना सीखनी है, तो हमें एक बात पता होनी चाहिए। वह यह है कि इस लेंस में कितने स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। इस लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में कितने स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि इस लेंस में स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कितने हैं। सो आंसर इज टू। यहाँ पर दो स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। एंड यहाँ पर रिफ्रैक्शन दो पॉइंटों पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ दिखाया बस एक पॉइंट पे है, इस तरीके से यहाँ से गई और यहाँ इमेज बनाई। बट दो पॉइंटों पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन। आप ध्यान से देखें तो एक बार जब ये n1 पॉइंट है, यहाँ पर जो n1 बनाया हमने, यहाँ पर लाइट रेयरर से जाएगी, डेंसर पे जाएगी, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा स्पेरिकल सरफेस पे, इस पार्ट पे, एसी में, एसी के लेफ्ट पार्ट पे, ठीक है। एसी के लेफ्ट पार्ट वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे होगा। फिर यहाँ से बेंड हो जाएगी। फिर थोड़ा सा आगे चलेगी ग्लास मीडियम में, ये ग्लास का बना होगा। फिर जब इस पॉइंट पे आएगी, सेकंड पॉइंट पे जब n2 पे आएगी, तो फिर डेंसर से रेयरर जाएगी और फिर से एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये भी। ये इसी का जो राइट पार्ट है, ये भी क्या है, इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो एक्चुअल में यहाँ पर दो पॉइंटों पर, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो चलिए फिर सीखते हैं इसको। तो फिगर ए बोल देते हैं इसको अपन, इसको आप फिगर ए बोल दीजिए, ठीक है। ये बहुत आराम से सीखिएगा, क्योंकि ये 5 मार्क का टॉपिक है सीधे सीधे, ठीक है। इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है हमेशा। तो फिगर ए shows the geometry of image formation। फिगर ए क्या शो कर रहा है, shows the geometry of image formation by ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसको अपन डबल कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं। सो फिगर ए shows the geometry of
इमेज फॉर्मेशन बाई ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। फिगर क्या दिखा रहा है? डबल कॉन्वेक्स लेंस से एक इमेज फॉर्मेशन। इसको शॉर्ट में हम कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं, ठीक है, बट वैसे फुल नेम क्या है इसका? डबल कॉन्वेक्स लेंस। द इमेज फॉर्मेशन कैन बी सीन in terms of two steps। अब इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वह दो स्टेप में हमें समझनी है, ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड इन टू स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप के लिए अपन क्या करने वाले हैं, पहले या तो स्टेप लिख लें या फिर डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो स्टेप लिख लेते हैं, चले। तो स्टेप वन जो हो जाएगा यहाँ पे, वह हो जाएगा द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, बताया ना आपको, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस forms the image I1 of the object O। सो दोस्तों अब समझने की बारी आती है, समझने जरा। ये आपका ए सी का राइट पार्ट है। क्या है ये? ए सी का राइट पार्ट, सॉरी ए सी का लेफ्ट पार्ट है, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो एक्सटेंड कर दें आगे तक, ठीक है, जिससे ये पता चले कि अभी हमने इसकी राइट साइड को देख रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड को देख रहे हैं, राइट को देख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ ये वाला रिफ्लेक्शन हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे जो वो पॉइंट पे रखा हुआ है। सिर्फ इतने पार्ट्स है, इतने पार्ट्स है, समझ रहे हैं? देखिए आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ हम क्या करने वाले हैं। इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे, पहले इतने पार्ट्स है। तो वह एक स्पेरिकल सरफेसेस वाले कॉन्सेप्ट से जो अभी हमने सीखा यहाँ पर, इससे इसकी इमेज बनेगी नहीं बनेगी इस तरीके से, ठीक है। फिर वह जो इमेज आएगी, वह इमेज फिर इस पार्ट के लिए, राइट वाले पार्ट के लिए, एडीसी पार्ट के लिए, एडीसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। फिर उसकी फाइनल इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पर ए सी वाले, इसका ए बी सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ऑब्जेक्ट ओ होगा, इसकी इमेज आई आ जाए, आई वन आ जाएगी। फिर आई वन ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा और ए डी सी पर रिफ्रैक्टिंग का रिफ्लेक्शन होगा दोबारा से उस ऑब्जेक्ट का, एंड उससे इमेज आएगी आई, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं बहुत आराम से सीखें ताकि समझ में आए। तो पहले हम ए बी सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे क्या करने वाले हैं, इमेज बनाने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं वो जैसे कि रखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से ये लाइट गई, एंड जो एन वन था, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए सी वन, एंड ये इस तरीके से एन वन हो जाएगा इसका नॉर्मल, ठीक है। एंड यह इमेज आ जाएगी इसकी फाइनली रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पर। तो ये एंगल हो जाएगा अपना कितना, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड एंगल एन वन, ये हो जाएगा अपना आई वन, ठीक है, आई वन आर वन, समझ गए। एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एन वन। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पार्ट का क्या है, ये आपको मानना है कि ये फुल ग्लास सरफेस है, ठीक है, क्योंकि आप दूसरा वाला कंसिडर नहीं कर रहे, तो इसको एक्सटेंड करना है इन्फाइनाइट तक कि ये आगे तक होगा। क्योंकि सिर्फ इतना ही सरफेस होता तो इससे इसी तरीके से तो इमेज बनती ना। एड ये आर वन से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सी वन से कर्वेचर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर वन, ठीक है। सो दोस्तों इतना समझ में आया आपके कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये रही, बिल्कुल जो अभी हमने सीखा उससे इसकी इमेज बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। तो यहाँ पर अब इक्वेशन लिख लें हम। तो इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर एन वन अपॉन ओ बी, एन वन अपॉन ओ बी, एन वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है, प्लस एन टू, यही तो
है ना, अपॉन n2 अपॉन ये आ जाएगी bi1, इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी bi1, ठीक है, एंड n2 माइनस n1 अपॉन bc1। तो यह बन जाएगी अपनी इक्वेशन 1। क्या बनेगी ये इक्वेशन 1, देखें, n1 अपॉन ओ एम, n1 अपॉन ओ एम, n2 अपॉन एम आई, n2 अपॉन एम आई, n2 माइनस n1 अपॉन क्या हो जाएगा एम सी, ठीक है, तो n2 माइनस n1 अपॉन एम सी। तो सेम यहाँ पर n1 अपॉन ओ बी प्लस n2 अपॉन बी आई वन, n2 माइनस n1 अपॉन बी सी वन। तो ये इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड स्टेप लिखते हैं, ठीक है। ये तो एक इमेज बनी है सिर्फ इतने पार्ट से। अब यह इमेज एडीसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। एक्चुअल में ये बन नहीं रही है, दिख नहीं रही है, ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन हो इसी तरीके से रहा होगा। तो स्टेप 2 में आएगा द इमेज I1 एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये आप पहली बार सुन रहे होगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है जहां पर ऑब्जेक्ट होता नहीं है बट कंसीडर किया जाता है। कैसे, सीखते हैं अभी। द इमेज I1 एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस कौन सा है, एडीसी, ठीक है। द इमेज I1 एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस that form the image at I। यहाँ पर एक लाइन लिख लें कि अप्लाइंग इक्वेशन, ठीक है, ये जो इक्वेशन अप्लाई करी है, तो अप्लाइंग इक्वेशन टू द फर्स्ट इंटरफेस ए बी सी वी गेट, ठीक है, ताकि ये पता चल जाए कि कौन से वाले सरफेस पे हमने इक्वेशन लगाई है, ठीक है। सो अब हमें द इमेज I1 एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस दैट फॉर्म द इमेज I, ठीक है, इन फिगर सी। तो फिगर सी बनाते हैं, देखें इसको ध्यान से समझना। अब इतने पार्ट का तो हमने रिफ्रैक्शन देख लिया एबीसी का, ठीक है। तो एबीसी के लिए हमने क्या किया था कि इसको आगे एक्सटेंड कर दिया था आगे तक। अब इस वाले पार्ट पे जो इमेज बनेगी, इस वाले पार्ट पे रिफ्रैक्शन होगा एडीसी पे, तो अब हम इसको इस तरीके से इधर की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। तो इसको आगे बढ़ाते हैं लेफ्ट की तरफ, तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कुछ आपकी इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। एंड ये हो जाएगा अपना ए, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा सी, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ठीक है। एंड जो अपनी इमेज I1 आई है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, वह क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट में इमेज, वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे आता है, तो देखें जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो हम मानेंगे जैसे यहाँ से एक लाइट आ रही होगी, इंसिडेंट लाइट यहाँ से आ रही होगी, एंड ये इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगी यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, दिख रहा है, इसको स्ट्रेट मानेंगे। तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये लाइट ऐसे आनी चाहिए थी सीधी स्ट्रेट, है ना, बट रिफ्रैक्शन की वजह से, यहाँ पर रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, नॉर्मल होगा इसका। तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेट ना जाके क्या करेगी, बेंड हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी, तो ये बन जाएगी इमेज आई, राइट। इसमें हमने कोई डायरेक्शन नहीं दिखाया है I1 पे, ठीक है। तो ये N2 हो जाएगा अपना। अब एंगल ये क्या बन जाएगा,
इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल से I2, क्योंकि सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे I2 आ जाएगा एंड ये टोटल एंगल आ जाएगा इतना बड़ा R2। ठीक है, तो स्ट्रेट जानी थी लेकिन ये क्या हो गई, बेंड हो गई रिफ्रैक्शन की वजह से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, है ना। बस अब ये नॉर्मल है तो नॉर्मल मान लेते हैं, इस पॉइंट से निकल रहा है, तो ये C2 हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इस डायरेक्शन में आएगा, R2 डायरेक्शन में, एंड ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका N1 N2 इधर हो जाएगा एंड N1 इस तरफ का हो जाएगा। सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस में इधर क्या होगा, N2 एंड लेफ्ट में N2 एंड राइट में N1 हो जाएगा। ठीक है, सो अब सेम यहाँ पर भी लगाते हैं अ सिमिलर प्रोसीजर, फिर से यहाँ पर इक्वेशन लगाते हैं, सिमिलर प्रोसीजर अप्लाइड। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली बात समझ में आई, स्ट्रेट लाइन जानी थी, ठीक है, बट यहाँ से ये क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गए, आई पे आ गई। तो सिमिलर ऑब्जेक्ट अप्लाइड टू द, ये है नहीं ऑब्जेक्ट, ये इमेज है जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बन रही है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही है और यहाँ इमेज बना रही है। ठीक है, टू द सेकेंड इंटरफेस, अगर ये सरफेस नहीं होता तो यहीं पर ये इमेज आती है ना, ADC गिव्स। तो अब हमें ADC पर क्या लगानी है, इक्वेशन लगानी है स्फेरिकल सरफेस वाली। तो यार एक बात समझेंगे, जो इमेज है वो बन रही है आपकी फर्स्ट मीडियम में, ठीक है, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम N2 मीडियम में मानेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइट एक्चुअल में N2 मीडियम से आ रही है, तो यहाँ पर हम N2/dI1 लिखेंगे, वो भी निगेटिव में। ठीक है, ये यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसका क्या रीज़न है, क्योंकि ये I1 है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, ये I1 इस जगह पर होगा, माना कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट हो जाएगा इसके डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट के, इसलिए इसको हम इसमें लेंगे नेगेटिव में, तो -N2/dI1। फिर इमेज कहाँ है, N1/di में, फाइनल इमेज आई है तो N1/di, एंड फिर से वही N2 माइनस N1/dc2, dc2 क्या हो जाएगी अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम इक्वेशन लगाई है N1/OM ऑब्जेक्ट की। ठीक है, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एक्चुअल में रखा कहाँ है, इसमें N2 में, तो इसलिए हमने N2 अपॉन पॉइंट कितनी दूरी पे है, dI1, तो dI1 हम इस डायरेक्शन में लेंगे, तो -N2/dI1। फिर इमेज कहाँ है, तो इमेज अपॉन उसकी डिस्टेंस आ जाती है N2/MI, इमेज आपकी आ रही है N1 मीडियम में, तो N1/di, N2 माइनस N1/dc2। ठीक है, बस इतना समझना था, बाकी अब तो बस सिंपल है, बाकी तो सब इजी है इसमें। नाउ फॉर थिन लेंसेज BI1 इजिकल्स टू DI1 है। इस लेंस को अगर हम थिन लेंस मानेंगे, तो ये जो I1 है यहाँ पर, ठीक है, I1 दोनों का I1 सेम ही है, तो BI1 ये डिस्टेंस, ठीक है, थिन लेंसेज का मतलब ये डिस्टेंस, ये लेंस बिल्कुल पतला होगा तो ये BI1 या DI1 दोनों को एक ही मान रहे हैं हम, तो ये BI1 या फिर ये DI1 दोनों क्या है, एक ही है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इक्वेशन 2 मान लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखें N1/OB, N2/BI1 है, यहाँ N2/dI1 है, BI1 dI1 के इक्वल है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, N1/OB लेफ्ट हैंड में एंड N1/dI1 DI, तो N1/OB प्लस N1/dI। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, N2 माइनस N1/BC1, एंड यहाँ पर N2 माइनस N1/DC2, तो N2 माइनस N1 कॉमन, यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा, BC1 1/BC1 प्लस 1/DC2। ठीक है,
इसलिए तो ये 5 मार्क में आता है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बस ये मान लीजिए कंप्लीट हो गया अपना। बस एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सपोज द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्ट क्या है अपना ओ बी, तो ओ बी अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी बताएं, डी आई कहाँ आ जाएगा, तो डी आई आ जाएगा फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, वो भी इनफाइनाइट है, तो डी आई क्या हो जाएगा एफ। तो इसको पुट कर दें तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, एन वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, एन वन अपॉन डी आई की जगह एफ, तो ये आ जाएगा एन वन अपॉन एफ इक्वल टू एन टू माइनस एन वन, ठीक है, वन अपॉन बी सी वन प्लस वन अपॉन डी सी टू, ठीक है। नाउ समझ में आ गया ना, डी आई की जगह एफ आ गया, ये इन्फाइनाइट हो गया, तो एन वन अपॉन एफ एन टू माइनस एन वन, वन अपॉन बी सी वन प्लस डी सी टू। नाउ नोट करेंगे द पॉइंट वेयर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at infinity is formed is called the focus f of the lens, and distance f gives its focal length. A lens has two foci, f and f dash, either on either side of it. So ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट में होता है तो इमेज क्या आती है अपनी फोकस पे, एंड फोकस की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, फोकल लाइन, ठीक है। द पॉइंट वेयर image of an object placed at infinity is formed at focus f of the lens and distance f gives the focal length. अब एक लेंस के दो फोकल लेंथ, दो फोकस होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ, इधर भी एक फोकस होगा, इधर भी एक फोकस होगा, ठीक है। यहाँ से जो ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इमेज यहाँ पे इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ इमेज बनेगी फोकस पे, एंड अगर इस डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है। सो अब साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। बाय द साइन कन्वेंशन क्या क्या यूज करना है हमें, बी सी वन, तो बी सी वन हो जाएगा अपना प्लस आर वन, ठीक है, देख लें। बी सी वन इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, बी सी वन, तो ये हो जाएगा प्लस आर वन, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड डी सी टू इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, तो वह हो जाएगा अपना माइनस आर टू। तो बी सी वन प्लस आर वन एंड डी सी टू माइनस आर टू। तो इक्वेशन में पुट करेंगे वन अपॉन एफ, एन वन कहाँ गया, एन वन से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा एन टू माइनस एन वन अपॉन एन वन, ठीक है। एंड यहाँ आ जाएगा वन अपॉन आर वन एंड माइनस वन अपॉन आर टू। इस एन वन से डिवाइड करा, एन टू अपॉन एन वन, एन टू माइनस एन वन अपॉन एन वन, बी सी वन को आर वन लिखा, डी सी टी को माइनस आर टू लिख दिया, ठीक है। सो फाइनल वन अपॉन एफ, एन टू अपॉन एन वन को अपॉन एन टू वन लिख सकते हैं, एन वन अपॉन एन वन को वन लिख सकते हैं, एंड ये आ गया वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू।
दोस्तों इसको अपन बोलेंगे दिस इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। जो भी लेंस बनते हैं आई लेंसेस वो सभी सब इसी फॉर्मूला से बनते हैं, ठीक है, कोई और दूसरा फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ इसी फॉर्मूला से बनेगा। इट इज यूजफुल, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला में जो मेन है वो है फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ कितनी होगी, ठीक है ना। ये आगे अभी और पढ़ेंगे हम कि फोकल लेंथ यूजफुल क्यों होती है पावर के लिए। तो इट इज यूजफुल, यह फॉर्मूला क्यों यूजफुल है, इट इज यूजफुल टू डिजाइन lenses of desired focal length using surfaces of suitable radius of curvature, radii of curvature, ठीक है। तो ये यूजफुल क्यों है, डिजाइन ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ के लिए, जिस भी फोकल लेंथ का आप लेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, विद अ सुइटेबल रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो अपना फोकल लेंथ आ जाएगा। सो नोट दैट the formula is true for a concave lens also। अब ये फॉर्मूला कॉनकेव लेंस के लिए भी ट्रू होता है। इन दैट केस, उस केस में क्या हो जाएगा, R1 जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगी, R1 इज नेगेटिव, ठीक है, R2 इज पॉजिटिव, एंड देयरफॉर F इज नेगेटिव। कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है, एंड कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, आगे के लिए बता दे रहे हैं। तो कॉनकेव लेंस में R1 जो हो जाएगा वह नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, एंड R2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखें यहाँ पर ये R1 पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में, R2 नेगेटिव है। कॉनकेव में जब इस तरीके से हो जाएगा तो ये R1 नेगेटिव एंड R2 पॉजिटिव, ठीक है, एंड R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, तो F क्या आएगी, नेगेटिव, इसलिए कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ आता है वह क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो फॉर्मूला आपको याद तो हो गया ना, 1/n1 n2 माइनस n21 माइनस 1/r1 माइनस r2, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, ठीक है। तो फ्रॉम, अब देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर n1 अपॉन ओ बी n1 अपॉन di1 को हमने किसके इक्वल कर दिया था, n1 अपॉन एफ के, ठीक है, ये पार्ट तो सेम है। तो ये n1 अपॉन ओ बी प्लस n1 अपॉन di1 किसके इक्वल है, n1 अपॉन एफ के, है ना। तो ये दोनों इक्वल है ना। सो n1 अपॉन ओ बी प्लस n1 अपॉन डी आई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, n1 अपॉन एफ के। अब ओ बी क्या है, v है, साइन कन्वेंशन लगाते हैं, ओ बी क्या है माइनस यू, डी आई क्या है प्लस वी, एंड एफ तो एफ है ये। तो ओ बी की जगह अगर हम n1 से n1 कैंसिल, ओ बी की जगह u रख देंगे माइनस का, इसकी जगह v, तो 1 अपॉन वी n1 अपॉन वी, ठीक है, 1 अपॉन वी, n1 कैंसिल हो गया 1 अपॉन वी, और यहाँ 1 अपॉन u माइनस 1 इजिकल्स टू 1 अपॉन एफ। इसको अपन बोलेंगे लेंस फॉर्मूला, ठीक है। वह लेंस मेकर फॉर्मूला है जिससे लेंस बनने के लिए डिजायर्ड फोकल लेंथ चाहिए, ठीक है, विद सुइटेबल रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो इसको लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, जिसमें फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। एंड यह लेंस फॉर्मूला, इसमें डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट पे जो इमेज की डिस्टेंस आएगी उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f।
ठीक है। सो एट द एंड हो चुका है वैसे इस टॉपिक का, बट एक हम आपको इमेज बना के दिखाते हैं, ठीक है, फोकल उससे, कॉनकेव से और कॉन्वेक्स से। तो इसको सीखिएगा, उसके बाद अपन इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। टू फाइंड एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई ए लेंस। तो अब हम बना रहे हैं इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट की लेंस से। तो फर्स्ट आएगा फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस से कैसे आप इमेज बनाते हैं? तो एक डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ आपकी प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी, राइट। एंड ये अगर ऑब्जेक्ट है, कितने फोकस होते हैं आपको बताया था, दो फोकस होते हैं, एफ और एफ डैश दोनों तरफ, है ना। तो यहाँ से अगर यह ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से इंसिडेंट रेज आएगी, ठीक है। एंड इंसिडेंट रे यहाँ से रिफ्रैक्शन करेगी, पैरेलल है तो ये फोकस से पास होती हुई यहाँ पहुंच जाएगी, एंड एक ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे सीधे, जो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ मिल जाएगी। तो दोनों कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पर। तो यहाँ क्या आ जाएगी इसकी? एच डैश इमेज आ जाएगी, रियल इमेज होगी ये। कैसी इमेज होगी? रियल इमेज, ठीक है। तो ये इमेज की डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाएगी एच। तो समझ में आ गया। एक पैरेलल रे जाएगी तो फोकस से पास, और जो ऑप्टिकल सेंटर वो से पास होगी वह यहीं से वापस चली जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया कॉन्वेक्स के लिए। अब देखते हैं डबल कॉनकेव लेंस। तो डबल कॉनकेव लेंस कैसे बनेगा? दोनों तरफ कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी कुछ इस तरीके की, ठीक है। एंड सेम यहाँ पर भी दो फोकस होंगे, लेंस में दो फोकस होते हैं, ठीक है। तो एफ, एंड ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह हम 2f यूज करते हैं, यहाँ पर एफ डैश एंड यहाँ पर 2f डैश, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको समझें। जैसे अगर ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पर है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो जब यहाँ से एक पैरेलल रे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाती है, तो ये डाइवर्ज होके यहाँ चली गई, रिफ्रैक्ट हो गई, डाइवर्ज हो गई, ठीक है। एंड फिर ये यहाँ से एक लाइट गई, एंड यहाँ से ये क्या हो गई, ये भी डाइवर्ज हो गई कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड ये जानी कहाँ चाहिए थी? यहाँ पर। तो ये बन जाएगा किससे? कॉनकेव लेंस से, डबल कॉनकेव लेंस से, ठीक है। कैसे बनती है इमेजेस समझ गए। अब लास्ट मैग्निफिकेशन देखेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो m इजिकल्स टू, m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखें, जैसे इमेज की डिस्टेंस क्या है, h डैश, ऑब्जेक्ट की क्या है, h, तो m हो जाएगा h डैश अपॉन h, ठीक है। अब दो केस आपको पता होने चाहिए कि m इज पॉजिटिव एंड m इज नेगेटिव। तो m पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, इसका मतलब इमेज हो जाएगी अपनी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एंड यहाँ हो जाएगी रियल एंड इन्वर्टेड। आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, लाइट। एंड लाइट में आपने पढ़ा होगा इसके 6 फॉर्मेशंस होते हैं इमेज के, ठीक है। पी एंड एफ के, बिटवीन पी एंड एफ, फिर एट एफ, बिटवीन एफ एंड 2f, ठीक है, फिर एट 2f, फिर बियॉन्ड 2f, फिर इन्फिनिटी। तो उसी का एक केस हमने बताया है, बाकी सब केसेस भी ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। बस रे को क्या करना होगा हमें, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो थोड़ा सा, कि जैसे रे जो इमिटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वह क्या हो जाएगी, पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल
फोकस एफ डैश एंड रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाती है तो इमर्ज हो जाती है विदाउट एनी डेविएशन, सीधे निकल जाती है। थर्ड, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट फोकस से अगर जाती है तो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। यहाँ 3 दिखाई है, हमने 2 ही दिखाई है। एंड रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पर जाती है तो वहां से वापस आ जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से आप और भी इमेज यहाँ पर बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए, तो जरूर ट्राई करिएगा। चलिए, तो इसमें एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल सीखते हैं और एक्सरसाइज के, ठीक है। तो एग्जाम्पल नोट करेंगे, एग्जाम्पल 9.6। तो एग्जाम्पल 9.6 है, अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस with n इज इक्वल्स टू 1.47। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिसअपियर इन ए ट्रफ ऑफ लिक्विड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड could the liquid be water। सो नोट करेंगे सॉल्यूशन। एक मैजिशियन क्या करता है, एक शो में एक ग्लास लेंस लेता है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47। वह डिसअपियर हो जाता है ट्रफ ऑफ लिक्विड में। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है कि जब दो दो चीजें हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का, जैसे यहाँ पर एक लिक्विड है और एक क्या है, लेंस है। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है तो फिर वह दोनों एक ही उसमें ऑप्टिकल इसमें आ जाते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि वह क्या हो जाएगा, लिक्विड में लेंस डिसअपियर हो जाएगा, है ना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही होना चाहिए, लिक्विड, तभी वह डिसअपियर कर पाएगा। मस्ट बी इक्वल टू 1.47 in order to make the lens disappear। This means n1 बराबर n2 and this gives 1/f इज इक्वल्स टू 0। आप इक्वेशन में पुट करेंगे 1/f इज इक्वल्स टू n21 -1 1/r1 -1/r2। तो जब n1 n2 इक्वल हो जाएंगे तो n21 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0, तो 1/f 0 हो जाएगी। इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, इन्फिनिटी, ठीक है। सो दिस लेंस इन द लिक्विड में लेंस तो होगा पर दिखाई नहीं देगा, है ना, क्योंकि दिस लेंस इन द लिक्विड विल एक्ट एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। वह प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह दिखेगा, मतलब होगा लेकिन दिखेगा नहीं। एंड यहाँ पर पूछा है क्या ये लिक्विड, क्योंकि प्लेन शीट ऑफ ग्लास की जो फोकल लेंथ होती है वो भी इनफाइनाइट होती है, इसकी भी इनफाइनाइट हो गई, है ना। क्या वह लिक्विड वाटर हो सकता है, तो वाटर का नहीं हो सकता, वाटर 1.33 होता है ना। तो यहाँ पर इसका जो
क्या हो सकता है लिक्विड? तो नो, द लिक्विड इज नॉट वाटर। वाटर नहीं हो सकता क्योंकि उससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इट कुड बी, यह ग्लिसरीन हो सकती है। क्या हो सकती है? ग्लिसरीन। ठीक है, चले तो अब इसके दो चार प्रॉब्लम्स करते हैं एक्सरसाइज के। प्रॉब्लम पढ़िए 9.7। डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 with both faces of same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 सेंटीमीटर? तो डबल कॉन्वेक्स लेंस मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है एन की वैल्यू 1.55। अब जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके दो वो हो जाएंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना। तो दोनों का सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब R1 R2 दोनों इक्वल है। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, आर बताना है, ठीक है, R1 R2। एंड फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव बताएं। क्या रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ? तो हम पॉजिटिव रखेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम 9.7 आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस lenses are to be manufactured from a glass of sorry refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 सेंटीमीटर? सो क्वेश्चन नोट हो गया होगा एंड समझ में आ गया होगा आपके क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके से नोट करना। गिवन जो हमें एन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, N21 वह है 1.55 गिलास की। एंड दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो R1 इजिकल्स टू R2 इजिकल्स टू R मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, जैसे R1 पॉजिटिव होगा तो R2 नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो R1 अगर R है तो R2 माइनस R हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अब फोकल लेंथ हमें गिवन है F कितनी है? 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में होती है, अभी बताया आपको, ठीक है। F पॉजिटिव में है, तो बाई कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें? लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, जिसकी मदद से लेंसेस डिजाइन किए जाते हैं। तो 1/f इजिकल्स टू n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f मतलब 1/20, n की वैल्यू 1.55 माइनस 1, 1/r1 की जगह 1/r, एंड R2 नेगेटिव यूज करेंगे तो माइनस 1/-r आएगा यहाँ, ठीक है ना, राइट। तो 1/20 नोट करें, 1/20 इजिकल्स टू 1.55 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.55 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये 1/r माइनस माइनस प्लस 1/,
आर। तो 1/20 इजिकल्स टू 0.55, 1+1 2/r। तो आर इस तरफ जाएगा, तो आर इजिकल्स टू 20 इंटू 0.55 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.55 इंटू 2 आ जाएगा 1.1। ठीक है, 1.1 इंटू 20, 22 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है अपना 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इजिकल्स टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी कॉन्सेप्ट पर देखते हैं। प्रॉब्लम 9.8। दोनों पहले पढ़ लें प्रॉब्लम। अ बीम ऑफ लाइट। ये प्रॉब्लम अच्छा है। ठीक है तो इजी सा, लेकिन है बढ़िया प्रॉब्लम। अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट पी। एक बीम ऑफ लाइट है जो पी पॉइंट पे कन्वर्ज होता है। ठीक है, मतलब एक लाइट है, जैसे पैरेलल लाइट्स होती है, ऐसे कन्वर्जिंग लाइट मान लें कि एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएंगे। नाउ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। अब जिस पॉइंट पी पे वे सभी लाइट्स कन्वर्ज हो रही हैं, उस पॉइंट से 12 सेंटीमीटर पहले हमने एक लेंस रख दिया, कन्वर्जेंट लेंस। ठीक है, नाउ द लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम। एक लेंस रखा है, अभी बताया नहीं है कौन सा, कन्वर्जेंट बीम में, कन्वर्जेंट बीम के पहले पी पॉइंट पे, पी पॉइंट से 12 सेंटीमीटर पहले एक हमने लेंस रख दिया। अब लेंस रखा है तो रिफ्रैक्शन होगा, तो जिस पॉइंट पे वह पहले कन्वर्ज हो रहे थे, वो पॉइंट चेंज हो जाएगा, है ना। तो एट व्हाट पॉइंट, यही पूछा जा रहा है, एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो जो लेंस रखा है, अगर वह कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तब क्या पॉइंट हो जाएगा जिस पॉइंट पे अब वह कन्वर्ज होंगी, क्योंकि अब जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। एंड सेकंड, अगर कॉनकेव लेंस रखते हैं, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर का, ठीक है, तब वह डाइवर्ज हो जाएंगी, तो फिर आगे जाके वो कन्वर्ज होंगी। ठीक है, तो चले प्रॉब्लम लिखते हैं। प्रॉब्लम बढ़िया है। अ बीम, या ऑब्जेक्ट नहीं है, अ बीम ऑफ लाइट है ना, आ तो ऑब्जेक्ट सही रहा होगा। अ बीम ऑफ लाइट converges at a point P. Now a lens is placed in the path of the convergent beam 12 centimeter from P. At what point does the beam converges if the lens is a point क्या है, a convex lens of focal length 20 centimeter, and B, a concave lens of focal length 16 centimeter। सो पहले थोड़ा प्रॉब्लम देखें। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऐसा है कि ये कन्वर्जिंग बीम है। ठीक है, अब ये कन्वर्जिंग बीम आके इस पॉइंट पे मान लेते हैं, ये पॉइंट पे इस तरीके से क्या होता है, इस पॉइंट पी पे मीट करता है। ठीक है, कन्वर्ज होता है।
अब अगर आप इस पॉइंट से 12 सेंटीमीटर पहले, लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से कन्वर्ज हो रहा है ये, और बना सकते हैं आप। अब यहाँ अगर आपने एक लेंस लगा दिया 12 सेंटीमीटर पहले, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो फिर ये बीम, अब यहाँ पर जब लाइट्स यहाँ से जाएंगी तो स्ट्रेट ना होके क्या हो जाएगी, ये पहले किसी पॉइंट पहले किसी पॉइंट पे ही जाके कन्वर्ज हो जाएंगी, इस पॉइंट पे। तो हमें ये बताना है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है इसकी, तो बताएं एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट बताना है, ये डिस्टेंस बताना है। तो एक तरीके से इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस प्रॉब्लम में हमारे पास फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है एफ, ठीक है। तो ये के लिए लिखेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ एफ है हमारे पास +20 सेंटीमीटर, प्लस में आती है, ठीक है। एंड हमको इस कॉन्वेक्स लेंस से, आप ध्यान से समझें, तो ये रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ मीट करेंगी वहाँ अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ इमेज बननी चाहिए, तो हमें इमेज पूछी जा रही है, हमें वी पूछा जा रहा है, इमेज फोकल लेंथ पता है, ठीक है। इमेज की पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज हमसे पूछा जा रहा है, बट कॉन्सेप्चुअल बात यह है कि हमें यू क्यों नहीं पता, हमें यू नहीं पता, यू कहाँ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा। लेकिन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हमें क्या दे रखा है कि एक बीम है जो कन्वर्जिंग बीम है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है पी पॉइंट पर। तो ऐसे सिचुएशन में अपन को क्या करना है, इस कन्वर्जिंग बीम वाले पॉइंट को जहाँ पे ये कन्वर्ज हो रहा है, इसको हम मानेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट के तौर पे वर्क करेगा, एंड इसको मानेंगे अपन वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इसको इस तरफ ना मान के दूसरी तरफ मानेंगे, तो यहाँ अपन यू रखेंगे -12 सेंटीमीटर। क्या रखेंगे, u इजिकल्स टू -12 सेंटीमीटर, सॉरी प्लस में ही, क्योंकि ये इसी वर्चुअल है तो दूसरी डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या रखेंगे +12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रियल ऑब्जेक्ट होता तो इस तरफ होता, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में है ना, तो इसे प्लस में ही रखेंगे अपन। सो लेंस इक्वेशन यूज करते हैं। तो लेंस इक्वेशन हो जाएगी 1/v - 1/u इजिकल्स टू 1/f। तो 1/v इजिकल्स टू 1/u प्लस 1/f, ठीक है। तो 1/u हो जाएगा 1/20, 1/12 प्लस f हो जाएगा 1/20, ठीक है। दोनों का एलसीएम अगर देंगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 12 और 20 का, 12 5 जा 60 एंड 23 जा 60। तो ये आ जाएगा अपना 1/v इजिकल्स टू 60/8, या v इजिकल्स टू 60/8। तो ये कितना आ गया, 30/4, ठीक है। और कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ आ जाएगी अब, पोजीशन ऑफ इमेज, या फिर, और वी कैन से द कन्वर्जिंग बीम converges at 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, लेंस से 7.5 सेंटीमीटर दूर पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो सेकंड इसी में रखते हैं, फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा, अपना u जो है वो अगेन +12 सेंटीमीटर, ठीक है। v हमको बताना है, एंड f इस केस में 16 है, ठीक है। कितना दे रखा है f, 16। तो यहाँ पर कॉनकेव के लिए -16 आ जाएगी, ठीक है। अब फिर से मिरर इक्वेशन, वो लेंस इक्वेशन यूज करेंगे, तो 1/v - 1/u इजिकल्स टू 1/f।
एफ, तो 1/v माइनस 1/u आ जाएगा माइनस 1/12, एंड ये आ जाएगा माइनस 1/16। एफ नेगेटिव में आ जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 1/12 माइनस 1/16। 1/v इज इक्वल्स टू 12 और 16 का एलसीएम 96 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 12 8 जा 96 एंड 16 6 जा 96, तो v इज इक्वल्स टू 96/2। वी आ गया अपना 48 सेंटीमीटर, प्लस में आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ कन्वर्जिंग बीम एट 48 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव लेंस एंड इट इज रियल। ये कैसा होगा, रियल, एंड यहाँ भी यहाँ लिख देंगे एंड इट इज रियल, ये रियल इमेज बनेगा। तो समझ में आ गए दोनों पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का नेक्स्ट प्रॉब्लम है 9.9 वाला प्रॉब्लम। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेकेव लेंस। तो 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है, जो 14 सेंटीमीटर दूर रखा है कॉन्केव लेंस के, जिसका फोकल लेंथ है 21 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस। तो इमेज बताना, इमेज कहाँ बनेगा इसका, ठीक है। व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द लेंस, एंड फिर बताना है कि ऑब्जेक्ट अगर उससे दूर जाता है लेंस से, तो इमेज कैसे बनेगा उसका, ठीक है। तो फर्स्ट नोट डाउन द क्वेश्चन। प्रॉब्लम 9.9, एन ऑब्जेक्ट of size 3.0 centimeter is placed 14 centimeter in front of a concave lens of focal length 21 centimeter. Describe the image produced by the lens. What happens if the object is moved further away from the lens? So solution 9.9। सो दोस्तों यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इसको अगर हम एच माने तो ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड 14 सेंटीमीटर दूर है, तो यू माइनस 14 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर है, तो एफ आ गया अपना, कॉनकेव लेंस है, माइनस 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज प्रोड्यूस बताना है हमें, तो वी बताना है, एंड इमेज के बारे में बताना है, तो एच डैश इमेज की हाइट बतानी है। एंड फिर बताना अगर ऑब्जेक्ट दूर जाता है उससे, तो इमेज पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, इमेज कैसे चेंज होती है। तो फिर से लेंस इक्वेशन यूज करते हैं। क्या होती है, 1/v माइनस 1/u 1/f, ठीक है। तो 1/v माइनस 1/u माइनस 1/14 इजिकल्स टू 1/f माइनस 1/12। एफ नेगेटिव में, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, एंड दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/12 प्लस 1/14 आ जाएगा, है ना। तो 1/v इजिकल्स टू, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 12 और 84 का 84, वो 12 14 का 84, तो ये आ जाएगा अपना माइनस के 7, ये आ जाएगा प्लस का 6, है ना। ये दोनों नेगेटिव में है ना, ये माइनस माइनस ये भी नेगेटिव में आएगा।
तो ये माइनस कितना आ जाएगा, 12 7 जा 84 है ना। एंड ये 12 और 14 का एलसीएम 84 हो गया। सॉरी, ये फोकल लेंथ इसकी 21 सेंटीमीटर है, हमने 12 कर दी है, ये 21 है, तो यहाँ पर ये 21 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अब ये 21 है तो यहाँ -4। ठीक है, 84 एलसीएम पे। एंड ये 6 -6, तो -10/84। तो v आ गया अपना माइनस के 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड करेंगे 8.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इमेज कैसी आ जाएगी, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सो अगर v आ गया तो हम मैग्निफिकेशन m बराबर h' - h = v/u लगा के, h' कितना है 3, v कितना है 8.4, u कितना है माइनस का 14। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, h' बराबर ये आपका आ जाएगा 3 × 8.4/14। इससे इसको डिवाइड करेंगे 0.6 आ जाएगा, 14 6 84। एंड ये आ गया अपना 1.8 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ गई इसकी, 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज की हाइट आ गई एंड ये आ गई इमेज -8.4 सेंटीमीटर पर। अब पढ़ें, व्हाट हैपन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। तो -14 से अगर इसको और दूर लेके जाते हैं, -15 -16, ठीक है, और दूर लेके जाते हैं, तो इमेज पे क्या होगा, व्हाट हैपन्स क्या होना चाहिए। तो इसके लिए समझेंगे फॉर कॉनकेव लेंस। ठीक है, फॉर कॉनकेव लेंस अगर u इन्फिनिटी पे होता है तो v f पे आ जाता है। फॉर कॉनकेव लेंस अगर u किस पे है, इन्फिनिटी पे, तो v किस पे आ जाएगा, f पे। ठीक है, सो बट नेवर बियॉन्ड f, ब्रैकेट में लिखेंगे बियॉन्ड f नहीं जाएगा, मतलब कॉनकेव लेंस के फोकस से आगे नहीं जाएगा। u इन्फिनिटी पे भी अगर रखते हो तो कहाँ पर इमेज बनेगी, फोकस पर, और उससे आगे नहीं जाएगा। एंड जो इमेज बनेगी वह बनेगी वर्चुअल, या हमने रियल इन्वर्टेड लिख दिया है ना, सॉरी, इमेज आएगी इसकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज आएगी। ठीक है, सो इसी के साथ अपने ये वीडियो का होता है दोस्तों एंड। ठीक है, जिसमें हमने जो रिफ्रैक्शन, जो रे ऑप्टिक्स था, उसका मेन टॉपिक्स हमने पढ़े आज, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाई लेंसेज, एंड रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, यहाँ पर देखें लिखा भी हुआ है कि v = 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड image is virtual rect and the it is diminished to a size 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड लेंस मेकर फॉर्मूला एंड लेंस इक्वेशन, एंड ये जो अपने न्यूमेरिकल्स है इनको भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो फिर हम आपको मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 5 में, जिसमें अपन सीखने वाले हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन कॉन्टेक्ट्स, जो कि बहुत बढ़िया वीडियो होगा। एंड फिर उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, फिजिक्स पढ़ते रहो बस। एंड ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। सो जय हिंद दोस्तों।